Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we'll be taking up 20 March 2024 newspaper, and the first article talks about the importance of the indigenous breeds, especially in the case of cow breeds. तो यहाँ पे सुसम्मा आईपी की बात हो रही है, जो कि जिन्होंने कि कंजर्वेशन में बहुत ही ज्यादा ह्यूज रोल प्ले करा है एक इंडिजिनस काव की स्पीशीज के लिए, विच काव की ब्रीड होती है के लिए शी हैज प्लेड अ ह्यूज रोल उसकी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। तो पहले आर्टिकल ये बात करता है कि शुरू में इंडिया फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, और साथ ही साथ बिकॉज इंडिया मेजरली रिलाय करती है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पे, तो फिर उसके डेवलपमेंट के लिए भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को सेटअप करा गया था। हमारी जो फार्मिंग है और लाइफ स्टॉक रेयरिंग है उनको मॉडर्नाइज करने के लिए। और इस केस में क्या हुआ कि जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं वो रिप्लेस कर दी गई बाय द कमर्शियली वायबल कैटल, जो कि ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करती थी और ज्यादा बेटर क्वालिटी में भी, जिसकी वजह से जो इंडिजिनस काउज हैं उनमें से एक जो वैरायटी है जैसे कि विचूर काउ, तो वो एक्सटिंक्ट होती गई। तो ये वर्ल्ड्स की वन ऑफ द लाइक स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड्स है विचूर काउ। वाइट रेवोल्यूशन के अंडर में ये एक्सटिंक्ट हो गई थी। फिर हम बात करते हैं कि जो प्रोफेसर सोसम्मा है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, विचोर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, और इसमें सिर्फ विचोर काऊ को ही नहीं बल्कि और भी काफी सारी इंडिजिनस ब्रीड जैसे कि कसरगोड, विलवदरी, चेरुवल्ली कैटल और अतपद्दी गोट, इन सबको इन्होंने प्रिजर्व करने में इन्होंने स्टेप्स लिए। और बाद में लेटर ऑन इनके जो ये स्टेप्स है इनको रिकॉग्नाइज करा आईसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने भी, ताकि ये एज अ मॉडल सेट हो फॉर द होल कंट्री प्रिजर्व करने के लिए। तो अगेन वी कैन यूज दिस वर्ड लाइक गिविंग बैक टू सोसाइटी, और कैटल रेयर्स और फार्मर्स के लिए ये बेनिफिट होएगा बहुत ज्यादा। और 1998 में इन्होंने स्टैब्लिश करी थी विचूर कंजर्वेशन ट्रस्ट। तो सेल्फ रिलायंस की हम बात करते हैं, विजनरी ट्रांसलेटिंग इनटू एन आइडियल ऑफ रियलिटी, ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शी इज लाइक अ हीरोइन ऑफ अ फिल्म, ये यहाँ पे बताया गया। टू कंजर्व, हाँ, तो मानसी यहाँ यू पे कैन। हाँ जिस्ट में हम ये बोल सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हम चाहते थे कि मॉडर्नाइज भी करे, तो इसलिए हमने फोकस किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर भी। बट एट द सेम टाइम उस टाइम पीरियड पे भी हमें बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करना था। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट था मॉडर्नाइजेशन का, इट वाज नॉट टू प्रिजर्व जो इंडिजिनस ब्रीड्स थी। उस टाइम पे हमने उसको एज एन लाइक इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वी फोकस्ड ऑन जो फॉरेन वेराइटीज थी, या फिर जब हम बात करते हैं वाइट रेवोल्यूशन की, तो क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब जो इंडिजिनस कैटल थी उनके जीन्स और जो हाई यील्डिंग फॉरेन ब्रीड्स थी, दैट वाज क्रॉस ब्रेड। और उसके थ्रू वी सॉ कि जो इंडिजिनस वैरायटीज थी या जो कैटेगरीज ऑफ कैटल्स थी उनके ऊपर फोकस नहीं हुआ, देयर नंबर स्टार्टेड टू डिक्लाइन। एंड हम बात क्यों कर रहे हैं कि हमें इंडिजिनस ब्रीड्स को प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमारे लिए आज के टाइम में वो इम्पोर्टेंट है, हमें वो समझ में आ रही है कि उनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है जो हमने पहले मिस की। तो जो उनकी अडेप्टेबिलिटी है, टाइम ऑफ अडेप्टेबिलिटी टू द लोकल एनवायरनमेंट, वो ज़्यादा है। सिंस वी आर सीइंग कि क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज है, या हम बोले कि प्रोडक्टिविटी या जो यील्ड है ऑफ कैटल्स दैट इज डिक्लाइनिंग, तो इसलिए इंडिजिनस ब्रीड्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का चैलेंज है, दे आर कंसिडर्ड टू बी लाइक प्रोड्यूस, जो उनका मिल्क है दैट इज मोर न्यूट्रिशियस। एंड इसके अलावा वी ऑल्सो सी कि क्लाइमेट रेजिलेंसी भी ज्यादा है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इंडिजिनस ब्रीड्स। सो ओवरऑल दैट इज व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड ये जितनी यस मानसी भी, जी। हाँ, वेचूर काउ, ऑल ऑफ दीज, या कसार गॉड, ये जितनी भी वेराइटीज है, दीज आर कमिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। एंड अगर स्पेसिफिक इसमें बात करें तो डिजीज और पेस्ट की रेजिलियंस की बात कर सकते हैं क्लाइमेट के अलावा। राइट।
देन नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग भूटान और इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसीज है, इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे कि इक्वल, अटमोस्ट रिस्पेक्ट, डिग्निटी, आइडेंटिटी, रिलीजियस प्रैक्टिस को भी कंजर्व करना और इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पर करना, ये सब चीजें लिखी हुई हैं कि कैसे सॉवरेनिटी इंपॉर्टेंट है और इंडिया हेल्प कर रहा है भूटान को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए और प्रॉस्पर करने के लिए। फिर सबसे पहले तो गेलेफू प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं। तो गेलेफू इज अ रीजन इन भूटान इटसेल्फ, सदर्न भूटान में। तो ये माइंडफुलनेस सिटी का एक प्रोग्राम है। तो जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और ताकि प्रोस्पेरिटी है जो इंक्रीज होए फॉर दैट पर्टिकुलर नेशन, इसी के लिए ये प्रोजेक्ट है। फिर कुछ वर्ड्स लिखे हैं सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन वेलबींग पे भी फोकस करते हैं विद द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ये सब चीजें हैं। फिर कार्बन नेगेटिव कंट्री की बात करते हैं। तो भूटान जो है वो मतलब वर्ल्ड की फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री है। तो कार्बन नेगेटिव जैसे हम जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी ऐसी बात करते हैं कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं कार्बन, उसी को ही फिर हम मिटिगेट करें, उसी को ही फिर हम वापस रिटर्न में करें ताकि वो बैलेंस जीरो हो जाए। बट भूटान ने ज्यादा कंजर्व करा है, ज्यादा कार्बन एमिशन रिमूव करा है, तो इसलिए हम उसको कार्बन नेगेटिव कंट्री बोलते हैं, वर्ल्ड की फर्स्ट है। फिर योगा, रेस्ट, रिक्रिएशन, स्पा थेरेपीज, मेंटल रिलैक्सेशन चैनल्स, इन सब की भी बात हो रही है अंडर द ह्यूमन वेलबींग का जो पार्ट है। फिर इंडिया और भूटान के बीच में बहुत ज्यादा रेगुलर टेंडिंग है, डायलॉग है, केयर कोऑपरेशन, जैसे कि हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंट विजिट्स हैं ऑफ द लीडर्स ऑफ द टू नेशंस एक दूसरे के नेशन में। तो दिस हैज कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भूटान टाइज। फिर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम जो ये माइंडफुलनेस सिटी गेलेफू है, इसके अलावा एक तो तिम्फू में जैसे क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो सप्लाई है टू इंडिया, और तिम्फू विद स्ट्रीम ऑफ रिवेन्यू, तो रिवेन्यू जनरेशन की हम बात कर सकते हैं। तो पहले लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस था भूटान के पास, बट लेटर ऑन ये चेंज हो गया था। एंड मेजर जो इसका रीजन था वो यही इसमें इन्वेस्टमेंट का था। फिर नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द पुनार संगजू टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंटल मॉडल है हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट में। फिर असिस्टेंस की हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं। एंड बाकी माइंडफुलनेस सिटी में ही ज्यादा इसमें स्पेसिफिक दे रखा है कि जो फ्लाइट की जो कनेक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, टूरिस्ट बसने पसंद, डायस्पोरा का जो एक्सचेंज होता है, उस सब की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि इंडिया और भूटान के रिलेशंस, दो एरियाज की हमने बात करी। गेल्फो एज अ माइंडफुलनेस सिटी को डेवलप करने में इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में जो हमारा इनसे फाउंडेशनल एरिया जहाँ पे वी हैव बीन कोऑपरेटिंग, भूटान इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो ये ओवरऑल जो मॉडल है, जो एरियाज हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो उसकी सक्सेस भी कहीं ना कहीं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करती है। और इंडिया भूटान रिलेशंस की बात करते हैं कि इंडिया, अगर हम साइज कंपेयर करते हैं, साइज ऑफ जीडीपी कंपेयर करते हैं, लैंड एरिया कंपेयर करते हैं, तो दैट इज नॉट द वे इंडिया हैज ट्रीटेड भूटान। हम कंट्री को उसके साइज से या जीडीपी कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से ट्रीट नहीं करते। वी ट्रीट ईच कंट्री एज इक्वल्स। दोनों साइड एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। हम भूटानीज के जो गोल है, जो विजन है डेवलपमेंट के, जो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या उनकी जो आइडेंटिटी है, उसको रिकग्नाइज करते हैं। तो दैट इज वाई इवन भूटान डज नॉट सी एनी काइंड ऑफ थ्रेट फ्रॉम इंडिया, एंड दैट थिंग हैज ऑल्सो अलाउड टू स्ट्रेंथन आवर बायलैटरल रिलेशनशिप। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे हमने बोला कि नॉर्थ ईस्ट की और डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, तो इन टर्म्स ऑफ लाइक जो लाइक बिजनेसेस हैं, वी कैन ओपन अप शॉप्स, या शॉप्स वहाँ पे बाय की जा सकती है। गल्फो सिटी की जब हम बात करते हैं तो इंडियन बिजनेसेस दे कैन ऑपरेट देयर, तो जॉब्स वहाँ और ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इंक्रीज हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकल एरिया में हेल्प हो सकती है, एंड ट्रैवल और कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन की जा सकती है। तो ये कुछ एरियाज हैं।
तो यहाँ पे ये आर्टिकल बोल रहा है कि क्या रीट्वीट करने से, बार बार सेम चीज को अगर आप रीट्वीट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो क्या वो अगर डिफेमेटरी कंटेंट है तो वुड इट अमाउंट टू डेफेमेशन और नॉट? सो यहाँ पे देयर इज वन केस विच इज रिलेटेड टू द दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो ट्वीट की अगेंस्ट द बीजेपी आईटी सेल 2018 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इट हैज स्टेड दी कि अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा अगेंस्ट हिम ऑन दिस केस। सो डिफेमेशन इन लॉ अगर हम बात करते हैं तो दोनों हो सकता है, सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है। तो सिविल डेफेमेशन इट कैन बी लिबल, मतलब आप राइटिंग के थ्रू हो सकता है सिविल डेफेमेशन, या यू बाई स्पीकिंग भी हो सकता है, दोनों पनिशेबल ऑफेंस भी है विद फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन। क्रिमिनल की अगर हम बात करते हैं तो इट मस्ट बी प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो ये कुछ एस्पेक्ट है, राइट टू फ्री स्पीच भी यहाँ पे आ जाती है। तो आंसर मैच डेफेमेशन ले लेते वर्सेस हैं। राइट टू फ्री स्पीच। तो इसमें राइट टू फ्री स्पीच है, इट इज गारंटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19, जहाँ पर बोला है कि आपके पास पावर्स है, आपके पास राइट्स है विद रिगार्डिंग टू द फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट हार्मिंग द, कुछ 6 प्रिंसिपल है जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर में आता है। स्टेट कैन इम्पोज सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इफ you are threatening the security and interest in and sovereignty of the country, friend relation with the foreign state, public order, decency, morality, contempt of court, defamation, अब और incitement to violence। तो डिफेमेशन यहाँ से डिराइव होता है, और इसके हिसाब से फिर सेक्शन 499 आईपीसी आया। उसके बाद फिर बाकी जगह पे 500 भी आईपीसी है। इसमें बोला गया कि सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन डिफेमेशन होता है तो सिविल में आपको फाइनेंशियल होगा, और क्रिमिनल में आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो ये हो गया 19 का। अब आता है कि जो वॉयलेट करे उनके ऊपर आ गया 19। अब 21 में क्या होता है कि उनका एक डिग्निटी, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है, पर्सनल लिबर्टी। इसलिए क्रिमिनल डिफेमेशन है, डिफेमेशन है, इट रिस्ट्रिक्ट और इट वॉयलेट द आर्टिकल 21 ऑफ दैट पर्सन। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आ गए। अब 2017 वाले जो रूल थे उसमें बोला गया, 5 जज बेंच बोला कि और जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा एडिशन करने का, ऑलरेडी मेंशन है 19(2) के अंदर में, रिस्ट्रिक्शन के अंदर मेंशन है। जब 66A आईटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल में बोला कि इट इज वॉलेटिंग द फंडामेंटल राइट, तो वहां बात किया गया कि ऑलरेडी दे आर सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन दैट इज मेंशन 19(2) अलग से, और एग्जीक्यूटिव और इसको कम नहीं कर सकते। तो इसको फिर एक नल एंड वॉइड किया गया था। तो इसमें बस क्वेश्चन उठता है कि क्या डिफेमेटरी कंटेंट है उसको आप रीट्वीट करते हो तो आपका व्यूज सिमिलर होता है? तो उस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आप रिट्वीट करते हो तो इट इज प्रोजेक्टिंग टू बी एज इफ हिज ओन व्यूज। इसका मतलब सेक्शन 499 के अंदर में, आईपीसी के अंदर में डिफेमेशन के ऊपर में दिया हुआ है, वो आपके ऊपर चार्ज लगेगा, क्योंकि आपका व्यू लगेगा उस पर। आपका व्यू होगा कि आप रिट्वीट कर रहे हो, लाइक में नहीं है लेकिन रिट्वीट करने में एक तरह से आप लाइबल। हाँ, यही क्वेश्चन है कि अगर आप उसको रीट्वीट कर रहे हो तो क्या उसका मतलब ये होगा कि आप उस चीज को इंडोर्स भी कर रहे हो? तो एक ये क्वेश्चन उठता है। और एक और चीज की राइट टू रेप्यूटेशन जो है दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि वेदर इट इज अंडर आर्टिकल 19 की 21, तो राइट टू प्रिवेसी इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 21। क्यों है उसका रीजन है, जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी वाले जो 3 कॉन्सेप्ट होते हैं वो 21 प्रोटेक्ट करते हैं, तो डिग्निटी में आते हैं ये चीज। हाँ। क्योंकि लाइफ तो है, हाँ, पर्सनल डिग्निफाइड लिबर्टी लाइफ। भी है, लेकिन हम्म। डिग्निटी है, डिग्निटी फॉर एग्जांपल डिग्निटी और क्या क्या कहाँ कहाँ आता है। तो एथोनेशिया, पैसिव एथोनेशिया, डिग्निटी, कि आप डेथ में भी आपका एक डिग्निटी होना चाहिए। हाँ। पब्लिक हैंगिंग नहीं होना चाहिए, उसमें भी डिग्निटी होना चाहिए, कि आप प्राइवेट हैंगिंग होना चाहिए। फिर आपका जो कंटेंट वॉयलेशन, या ऑनलाइन आप किसी का फेस को आप रिवील कर देते हो, एआई में यूज करते हो, तब सब में डिग्निटी आता है, प्राइवेसी में भी डिग्निटी। तो हम्म। सो ये आर्टिकल बात कर रहे हैं कि अभी जो हम कैंसर का नॉमेनक्लेचर है वो डिपेंड करता है कि कौन से बॉडी ऑर्गन में कैंसर है, तो या बॉडी टिश्यू में, ऑर्गन टिश्यू में है। तो यहाँ पे सजेस्ट ये किया जा रहा है कि सिंस अब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हमारे लिए अब ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और इजी हो गया है कि जो जेनेटिक म्यूटेशंस होती है कैंसर सेल्स के अंदर, हम उसको आइडेंटिफाई और स्टडी कर सकते हैं। तो इट इज बीइंग सजेस्टेड कि अब हमें शिफ्ट कर देना चाहिए कैंसर नॉमेनक्लेचर जो सिस्टम है टुवर्ड्स दी ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स।
तो एक यहाँ पे सजेशन है, तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि और प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी या प्रिसिजन ट्रीटमेंट में ये हेल्प कर सकता है। जो हमें टाइम लगता है आइडेंटिफाई करने में या जो भी टेस्ट कराने में टाइम चला जाता है, वो टाइम हम सेव कर सकते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन सेविंग द लाइफ ऑफ द पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे एक बस ड्रग की बात की जा रही है जो यूएसए में यूज किया जाता है, तो द नेम इज निवोलुमाब। तो वी कैन जस्ट रिमेम्बर इट, ठीक है। और यहाँ पे पर्सनलाइज्ड अप्रोच और हो सकती है जब हम बात करते हैं, अगेन अगर हम नॉमेनक्लेचर को शिफ्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मॉलिक्यूलर बेसिस हैं उसको अंडरस्टैंड करने में ये मेथोडोलॉजी हमें हेल्प करेगी। तो इसमें कुछ चैलेंजेस की फिर बात की गई है कि अगर हम इस सिस्टम के ऊपर शिफ्ट भी कर जाते हैं तो जेनेटिक टेस्टिंग जो है, जो टेस्ट है वो एक्सपेंसिव है, तो हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट उसका, इट इज लाइक एक टेस्ट का कॉस्ट जो है इट इज विद इन द रेंज ऑफ ₹7,000 to 40,000। लेकिन अगर इंटरनेशनली बात करते हैं तो द प्राइस इज ₹3 लाख। तो कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि खाली नेम चेंज करने से बेटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती है, तो सो दैट द कॉस्ट कम्स डाउन, वो और कॉम्पिटिटिव हो, तो वी नीड टू इंश्योर कि जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो फार रीचिंग एरियाज में एक्सेसिबल भी होनी चाहिए एंड अवेलेबल भी होनी चाहिए। तो दैट इज वन थिंग। एंड इसके अलावा ये बात किया जा रहा है कि जब इसको हम और वाइडर लेवल पे करेंगे तो यूजिंग दिस नॉमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ molecular and genetic characteristics of the cancer, we can also generalize the results for all the cancers, but ये again economies of scale achieve होने के बाद ही किया जा सकता है। तो ये एक और potential benefit है। and अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन बात यही है कि एक और इसका जो इम्पैक्ट हो सकता है कि सिंस हमें पूरा पैन इंडिया लेवल के ऊपर फार फ्लंग एरियाज पे फोकस करना पड़ेगा, तो इवन इट कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ड्रग्स ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। और जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जो अभी हो पाती है, हम उनको लेट डिटेक्ट कर पाते हैं, उसकी अर्ली डिटेक्शन भी हो पाएगी। देन अगर हम जिम्बाब्वे द कंट्री की बात करते हैं, तो राइट नाउ वी आर सीइंग कि बिकॉज ऑफ ड्रॉट लाइक कंडीशंस, अगेन बिकॉज ऑफ एल नीनो, तो वहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहा है। तो मोस्ट द पॉपुलेशन जो है दे रिलाई ऑन फूड एड फॉर देयर सर्वाइवल। तो 2.7 million is the population, they will go hungry this year and is considering declaring an emergency। तो जिम्बाब्वे की अगर लोकेशन की बात करते हैं तो इट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड क्लोज टू, वी कैन से कि जो मैडागास्कर वाला एरिया है वहाँ पे इट इज लोकेटेड, एंड इट इज शेयरिंग लैंड बॉर्डर्स विद कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका। तो दैट इज वन वन ऑफ द कंट्रीज, तो सर्दर्न लोकेशन है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कूलिंग अ कार इज अ ड्रैग ऑन द माइलेज, तो कैसे मतलब कार की माइलेज के ऊपर इम्पैक्ट होता है अगर हम कार में एसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो कार का इंजन है उसके ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर आता है, तो सम पार्ट ऑफ जो फ्यूल है पेट्रोल या डीजल वो भी यूज होता है इन टर्म्स ऑफ रनिंग द एसी। तो इसलिए जो माइलेज है वो कम हो जाती है। अगर आप एसी यूज नहीं करोगे तो माइलेज जो एक्चुअली होती है वो आपको, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो बात ये हो रही है कि कैसे एसी अंदर कार के अंदर वर्क करता है। तो रेफ्रिजरेंट यूज होता है जो हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है विच इज इनसाइड दैट, एंड उसको फिर वो रिलीज किया जाता है जब देर इज द एक्सपोजर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो हमें इसके लिए प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, तो उसके लिए वी यूज द कंप्रेसर। तो कंप्रेसर जो कन्वेंशनली नॉन इलेक्ट्रिक कार्स में भी यूज होता है, जो अभी भी लाइक कार्स हम यूज करते हैं, तो कंप्रेसर इज वर्किंग देयर। तो इसलिए जो इंजन से और फ्यूल यूज किया जाता है वाइल वी रन द एसी। तो बोला ये जा रहा है कि वी नीड टू, मतलब ये कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम एसी हम यूज करें। तो उसके लिए अगेन कार्स को अगर आप पार्क करते हो तो शेडेड स्पॉट्स में करो जहाँ पे कार ठंडी रहे और डायरेक्ट सनलाइट ना आए। तो दैट्स देयर। और शिकी आप ले लो। An election debate or no debate not joined. इसमें we can talk कि India's growing cloud, international cloud interest has grown in the foreign policy,
और ऑपोजिशन हैज नॉट चैलेंज द गवर्नमेंट इवन इन द रन ऑफ इलेक्शन। तो इसमें बात किया जाता है कि फॉरेन पॉलिसी से अगर बात की इंडिया में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर द लास्ट 10 years कॉमन सिटीजन का जो अवेयरनेस है विद रिगार्डिंग टू फॉरेन पॉलिसी वो बढ़ा है ड्यू टू द डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल स्फीयर। उसको पता है कि पेट्रोल दाम क्यों बढ़ रहा है, या फिर वीट एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, राइस रशिया यूक्रेन या इसराइल और या आर्मेनिया और अजरबैजान का देखा जाए तो। कभी कभी हाइपर नेशनलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी इंस्टिल किया जाता है राइट फ्रॉम द एरा ऑफ द इंदिरा गांधी से लेकर के अभी में बीच में। कभी कभी बीच में मोर एंड मोर बिग ब्रदर पॉलिसी अप्रोच लिया जाता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी जिसमें नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आता है। वो अभी हुआ नहीं, वो ड्राफ्ट पे है, तो वो बनना जरूरी होता है। उसी कारण क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज है आपस में जो कंसेंसस है वो और अच्छे से हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी के लिए, विकसित भारत के लिए आपको लगातार एक अलायंस बिल्डिंग करना होगा, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। तो तभी आ सकता है जब आपका विजन लॉन्ग टर्म रहे। तो इसमें पूछा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी प्रिपेयर द मैनिफेस्टो, और क्या वो ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से है। दैट इज वाई क्या करना चाहिए, तो देर इज नीड फॉर डायग्नोसिस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर। जो भी वर्ल्ड में चेंजेस हो रहा है इसको स्टडी करके हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में मैनिफेस्टो में एक कंसेंसस टाइप बिल्डिंग होना चाहिए विद रिगार्ड टू फॉरेन पॉलिसी। अब ओवरऑल इंडिया चैलेंज इन द लास्ट 3 decades हैज बीन अडैप्टिंग टू द लॉजिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में दरारें आ रहे हैं राइट फ्रॉम द WTO का देखा जाए, या फिर सैंक्शन ऑन द रशिया, रशिया चाइना अलायंस, या यूरोप का देखा जाए ईस्टर्न यूरोप वर्सेस वेस्टर्न यूरोप, ब्रेक्सिट। तो ओवरऑल डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, China+1 स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहे हैं, तो इंडिया भी उसके हिसाब से चले। फिर थर्ड है राइज ऑफ द चाइना, हाउ टू डील विद इट, कमर्शियल पॉलिटिकल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड द असेसमेंट ऑफ द चाइनीज पावर इन द पॉलिसी ऑफ नेबरहुड। उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो इंडिया का है, क्या वो इंडिया को, इंडिया का जो कद है, इंडिया का जो पावर है, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर, वो कम करता है कि बढ़ाता है। तो इंडिया अभी मल्टी अलाइनमेंट बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का बात करते हैं रादर देन नॉन अलाइनमेंट। तो इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि पॉलिसी ऑल्टरनेटिव नहीं है अभी, जो कि जो जयशंकर मोदी जयशंकर डॉक्ट्रिन है, या फिर इंडिया का जो लॉन्ग टर्म डॉक्ट्रिन है, इट इज नॉट चैलेंज्ड इन अ वेरी हेल्दी मैनर बाय द ऑपोजिशन। वो होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग डील कर रहे हैं चाइना को या वेस्ट एशिया को या रशिया को, वही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अप्रोच नहीं है, उसको ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। उसके लिए there should be a consensus, there should be a confidence building motion measures between the political parties। वो तभी हो सकता है जब डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी के अंदर में चर्चा हो, या फिर पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा हो ओवर द फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि लिखा हुआ है कि राहुल गांधी इज बैक गवर्नमेंट पोजीशन, लेकिन रशिया इन्वेशन और यूक्रेन होता है तब क्वेश्चन उठा था। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट किए थे पैलेस्तीन को, कुछ इसराइल किए थे। तो उससे जो पॉलिसी में पैरालिसिस होता है, तो वो अफेक्ट करता है इंडिया का लॉन्ग टर्म में सॉफ्ट पावर। मेजर फॉरेन पॉलिसी में इशू हुआ है पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे CPI ने पूरा क्वेश्चन किया था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को ऑन द सिविल न्यूक्लियर डील। US और इंडिया का सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था, क्योंकि अपना जो पॉलिटिक्स है CPI का, इट इज मोस्टली क्रिटेटिंग टू द चाइनीज विजन ऑफ द वर्ल्ड। तो वो क्रिटिसाइज कर रहे थे US को। फिर अगर जब बात करते हैं कि 1981 के आसपास में, वहां पर भी जब इंडिया का स्टैंड था विद द US, तब भी कुछ क्रिटिसाइज किया गया था क्या होगा वेस्टर्न एशिया के हिसाब से। तो ओवरऑल इंडिया में जो थिंक टैंक सिस्टम है, जैसे US में लेड है, वहाँ सर्कुलर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं उसको, सर्कुलर नहीं, उसको बोलते हैं मतलब कि थिंक टैंक में जो लोग रहते हैं वो फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिक्स में जो लोग रहते हैं वापस फिर रिटायर होने के बाद थिंक टैंक ज्वाइन करते हैं। तो एक सर्कुलर रहता है उनका। वो इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, थिंक टैंक बहुत कम है इंडिया में। तो थिंक टैंक कल्चर बढ़ना चाहिए।
और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए थिंक टैंक के अंदर, उनका जो स्पोक्स पर्सन को इंक्लूड करना चाहिए। कंसेसर बिल्डिंग होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर में भी, लोकसभा में अंदर में, राज्यसभा डिबेट में होना चाहिए, ज़्यादा डिबेट होना चाहिए। क्वेश्चन आवर अलग से इंटरनेशनल रिलेशन का भी होना चाहिए, 0 आवर भी पुटअप करना चाहिए। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी के अंदर में जो बायसनेस है रूलिंग पार्टी की तरफ में, वो भी कम होना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी स्टेबल है, लेकिन हमें बेटर ऑल्टरनेटिव चाहिए। वो तभी हो सकता है जब पॉलिटिकल पार्टी आपस में आकर के चर्चा करें। यही है सारों पर से। हम्म। तो यहाँ जजेस की ग्लास सीलिंग की बात की जा रही है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए करियर अपॉर्चुनिटीज की जब हम बात करते हैं। तो ट्रायल कोर्ट जजेस दे नीड मोर करियर अपॉर्चुनिटीज, सो एज एन लाइक न्यू इनिशिएटिव सो दैट बेटर परफॉर्मेंस और ज्यादा हो। तो CJI इज इनिशिएटेड रिवॉर्ड सुपर परफॉर्मिंग ट्रायल कोर्ट जजेस सो दैट अगेन उनको जो उनकी जो बेटर परफॉर्मेंस है उसको रिवॉर्ड दिया जाए, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए दिस वन थिंग हैज बीन इनिशिएटेड कि उनको अगर हम रिकग्नाइज और एक्नॉलेज करेंगे तो बाकी जो ट्रायल कोर्ट जजेस हैं उनको भी एक तरीके से इनकरेज करेगा, सो दैट अगेन जो प्रोफिशिएंसी है और जो एफिशिएंसी है उसको प्रमोट कर सके। और जो चैलेंजेस हैं लाइक हाई पेंडेंसी है दैट कैन बी डेल्ट विद, और क्वालिटेटिव जस्टिस की हम यहाँ बात कर सकते हैं। एंड बात यही हो रही है कि अब बट आप यहाँ पे एक सिंगल फैक्टर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते व्हेन यू आर अगेन टॉकिंग अबाउट द असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द जजेस। सो कोबरा इफेक्ट यहाँ मेंशन है। तो लाइक जैसे ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड पे लोकल गवर्नमेंट दे ऑफर्ड अ बाउंटी ऑन द कोबराज टू कर्ब देयर पॉपुलेशन, मतलब कि यही कि कोबराज को जो पकड़ के लाएगा आई थिंक उसको इंसेंटिवाइज दिया जाएगा। तो कोबरा इफेक्ट, हाउएवर जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे दे वर नॉट थॉट अबाउट कि क्या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के हो सकते हैं। तो इसकी वजह से ये हो कि इलीगली कोबरा ब्रीडिंग प्रमोट की गई सो दैट आप रिपोर्ट कर सको कि आपने इस कोबरा को पकड़ा है एंड आपको जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो मिल जाए। तो ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ है इस इनिशिएटिव का। तो एक ये एस्पेक्ट है यहाँ पे। तो सिमिलरली अगर हम जजेस को इंसेंटिवाइज करते हैं तो मतलब कौन कौन से फैक्टर्स असेस किए जाएंगे, मल्टीपल डाइवर्स फैक्टर्स असेस करना इंपॉर्टेंट है सो दैट अगेन कोबरा इफेक्ट इस केस में भी ना हो। एंड तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो ECR रिपोर्ट्स हैं दीज आर ऑल्सो इवेल्युएटेड अगेन टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द जजेस। तो ये हाई कोर्ट के जजेस प्रिपेयर करते हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द नंबर्स, जितने उन्होंने केसेस डील किए, रिजॉल्व किए ओल्ड केसेस, क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स क्या डिलीवर की गई। तो ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। एंड जो करंट सिस्टम है उसमें होलिस्टिक इवैल्यूएशन नहीं हो पाती है, वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, साइंटिफिक असेसमेंट नहीं है इवन टाइम और एक्यूमेन की, और डिफरेंट टाइप्स के केसेस हैं। तो आप कैसे उसको असेस करोगे, क्योंकि कुछ केसेस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, कुछ क्रिमिनल केसेस ऐसे होते हैं, कहीं पे मीडिया ट्रायल होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस को आप सिंगल पैरामीटर से भी कैसे असेस करोगे, एक वो चैलेंज भी आ जाता है। So evaluation is not an end in itself, but it is a means to attract and keep the best legal talent in judiciary, especially trial courts की जब हम बात करते हैं। तो बाकी यहाँ ग्लास सीलिंग की बात हो रही है। तो वी आर सीइंग कि लेस देन 1/3 ऑफ द हाई कोर्ट जजेस पोजीशंस टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस। तो कैसे जो अगेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस हैं उनको अगर आगे प्रमोट किया जाता है या हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट किया जाता है तो वो भी नंबर इज ओनली लेस देन 1/3। तो इसलिए उनके जो टेन्योर्स हैं दे आर ऑल्सो शॉर्टर एंड दे आर अलॉटेड लेस इम्पोर्टेंट रोस्टर्स। तो जैसे भी से कि CJ इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, तो ये कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं कि क्या उनका कुछ ऐसा इसमें पर्सनल बायस है कि नहीं। तो चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन दैट क्या वो होने चाहिए नहीं होने चाहिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस। तो दोनों एस्पेक्ट में रिफॉर्म की बात की जा रही है, ग्लास सीलिंग वाले केस में भी और जो methodology of assessing the performance of judges।
तो डार्क स्काई रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो हैनले इन लद्दाख, दैट इज वन इम्पॉर्टेंट लोकेशन. So astronomy ambassadors are trained to offer a tour of the night sky. तो light pollution जहाँ minimal होगा वहाँ पे it is, you can say कि ideal condition होती है for establishing a dark sky reserve. तो इंडिया की जो first ever astronomy tourism promote किया जा रहा है वो लद्दाख में किया जा रहा है. And आपकी यहाँ पे it is again a joint initiative of the Ladakh Union Territory Administration and Bengaluru-based Indian Institute of Astrophysics. तो हैनले important location है and 22 kilometer radius around हैनले. It was declared as India's also Southeast Asia's first dark sky reserve. इसके अलावा we are also having a dark sky park. Maharashtra Pench Tiger Reserve is declared India's first dark sky park भी है. तो नाइट स्काई को ऑब्जर्व करना और लिमिटिंग द लाइट पोल्यूशन ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. तो द नेम ऑफ टेलीस्कोप जो हम ऑपरेट कर रहे हैं हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप 2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है. तो नेम्ड आफ्टर इंडियन अमेरिकन नोबेल लॉरिएट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. तो माउंट सरस्वती के ऊपर ये लोकेटेड है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4500 meters above the mean sea level. एंड बाकी सिंस इट इज लोकेटेड इन लद्दाख तो और ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो लोकल स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कोलैबोरेशन और ज़्यादा प्रमोट की जाए, यूथ पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए. इसमें साथ ही साथ जो कंजर्वेशनिस्ट है उनका इम्पोर्टेंट रोल रहे. इको कॉन्शियस टूरिज्म को प्रमोट करना थ्रू दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. तो सस्टेनेबल टूरिज्म हम कैसे और प्रमोट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जो हमारे किनसे टारगेट्स है ऑफ द प्रोजेक्ट्स. साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं तो इट कैन बी प्रमोटेड इन स्टेट्स लाइक जो हिली स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स में भी हो सकता है. तो इसके अलावा यही है कि जो डार्क स्काई रिजर्व है हम क्लियरली और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं डार्क स्काई को. उससे हमें कुछ क्या ऐसा कुछ एविडेंस मिल सकता है कि वी कैन गेट टू नो मोर अबाउट आवर ओन गैलेक्सी, अबाउट अदर थिंग्स लाइक ओरिजिन, प्लैनेट्स के बारे में क्या हम और स्टडी कर सकते हैं, स्टार्स के बारे में क्या हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमें मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, शेप के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं. तो endemic tourism would be promoted. We'll continue in the next link.